पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बोला कि पाकिस्तान जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बना था वो अचीव हो रहा है। ये बात उन्होंने मरियम नवाज के बेटे की शादी पे बोली। मरियम नवाज के बेटे की शादी पे बोली मतलब उनकी शादी तो हो चुकी थी। नहीं, शादी के 1 साल के अंदर अंदर डाइवोर्स हो गया उनका। उनकी दूसरी शादी थी। ये बात भी कि अचीव क्या हुआ ऑब्जेक्टिव, ये भी पूछना जरूरी था कि पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। क्या पाकिस्तान इंटरनली अहमदियों को मारे, शियों को मारे, हिंदुओं को मारे, यही ऑब्जेक्टिव था या इससे ऊपर कोई ऑब्जेक्टिव था? वैसे अभी सऊदी से जो डील हुई थी इनकी डिफेंस की, उसमें तुर्की भी घुसा, अर्दोगान साहब। ये वही अर्दोगान है जिन्होंने मदुरो को धोखा दिया, मदुरो को बोलते रहे कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं और मदुरो की सारी खबरें ट्रंप को बताते रहे। लेकिन ऐसे धोखेबाज लोगों के अलायंस में क्या ये ऑब्जेक्टिव था? हमें बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर शादेंदु सर, एक लंबे अरसे तक इंडियन आर्मी में इन्होंने सेवाएं दी और अभी भारत माता की सेवा में ही लगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये आसिम मुनीर, थैंक्स अ लॉट सर। सर आसिम मुनीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया पाकिस्तान का जो मोटिव था वो पूरा हो गया। ऐसा क्या मोटिव पूरा हुआ इनका पाकिस्तान का? देखिए, जो आसिम मुनीर बोलते हैं वो उनकी बात में तथ्य कम, एक धार्मिक भावनाओं को भड़काने का इल्म ज्यादा रहता है। उन्होंने पाकिस्तान जो क्रिएट किया और जिस मुहाने पे पाकिस्तान को पहुंचा दिया, कोई देश इस स्थिति में नहीं जाना चाहेगा। आप धर्म का नाम लेके कुछ भी अपने देश में वक्तव्य देते रह सकते हैं, कोई भी आप शेख चिल्ली की कथाएं सुना सकते हैं, लेकिन विश्व उसको बिलीव नहीं करेगा। विश्व इसलिए नहीं बिलीव करेगा कि आज अमेरिका ने उन 75 देशों के लिस्ट जारी की जिनको वो वीजा नहीं देगा, उसमें पाकिस्तान भी है। आपको उसने अब व्हाइट हाउस में बुलाया, आपको डिनर कराया, लंच कराया, आपके रेयर अर्थ मिनरल की डील साइन कराया, आपके एयर बेसेस का इस्तेमाल किया, ईरान का सर्वेलेंस किया, आपका यूज करता है हमेशा। और जब आपके वेलफेयर की बात आती है, जब आपके नागरिकों की देखरेख की बात होती है, तो वीजा नकार देता है। तो ये आपका ओवरऑल समअप है। आज आज का आपका कंट्री विश्व में कहाँ खड़ा है। और जब आप बोलते हैं कि जिस पर्पस के लिए पाकिस्तान क्रिएट किया गया था वो अचीव होता हुआ दिख रहा है, तो आपकी ये सोच है, आपकी ये धार्मिक सोच है। आपने एक डिफेंस डील सऊदी अरेबिया से की जिसमें टर्की भी घुसा, जिसका आपने अभी जिक्र किया। अगर वो डील साइन हो गई है तो सऊदी अरेबिया ने अपने पर्पस के लिए, अपने हितों के लिए किया है। आपको वो यूज कर रहा है, आपको वो एक दुकानदार की तरह देख रहा है कि आपने कुछ न्यूक्लियर वेपन आपके पास है जिसका वो इस्तेमाल रियाद को बचाने के लिए, अपनी सरजमी की सुरक्षा के लिए आपसे खरीदेगा। आप उसको रेडली देंगे और ये पर्पस है सऊदी अरेबिया का। और एर्दोगान साहब जब इस डील में शामिल होते हैं तो उनको एक पोटेंशियल मार्केट दिखता है सऊदी अरेबिया का, जहां वो अपनी टेक्नोलॉजी को सेल कर सकते हैं, जहां वो अपने 5th जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं उसको बेच सकते हैं। उससे पाकिस्तान का उनका कुछ लेना देना नहीं है। वो कहीं ना कहीं ऑटोमन एम्पायर का सपना देखते हैं और फिर से वो मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप चाहते हैं। नाटो का मेंबर होते हुए भी वो मिडिल ईस्ट के तरफ अपना मोह नहीं छोड़ पा रहे। तो पाकिस्तान आज की डेट में मुहाने पे खड़ा है। आपकी जो मिडिल ईस्ट में या मुस्लिम वर्ल्ड में जो हैसियत है वो आपको यूज एंड थ्रो करते हैं, आपसे मीनियल काम कराते हैं, छोटे छोटे काम कराते हैं, लेबर फोर्स आपका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको वो रिकॉग्निशन नहीं देते जो आपको आप डिजर्व करते हैं। आपने कहा था पाकिस्तान जिस वजह से क्रिएट किया गया वो अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या अचीव होता है? पॉवर्टी अचीव होती हुई नजर आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अचीव होता हुआ नजर आ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो आपकी डेट में माइनस में चली गई वो होता हुआ नजर आ रहा है। आप बैगिंग बॉल लेके पूरे विश्व में घूमते हैं, आईएमएफ का लोन लेते हैं, बार बार अमेरिका की गोद में जाके अपने रेयर अर्थ मिनरल की डील करते हैं, वो आपने सपना देखा तो वो अचीव होता दिख रहा है। अगर आप इन सारी चीजों की बात करें और आपके यहाँ जो बाल्कनाइजेशन है, जो इंटरनल स्ट्राइफ है, जो 4 प्रदेश 4 दिशा में जा रहे हैं, वो अचीव होता हुआ दिख रहा है, तो जरूर आपकी बात में तथ्य है। लेकिन अगर आप प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर और स्टेट को वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो उसमें पूरी तरीके से आपने जो क्लेम कर रहे हैं वो जीरो है। कहीं ना कहीं आप धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। पाकिस्तान का क्रिएशन देखिए एक टेररिस्ट स्टेट के लिए नहीं किया गया था और आपने पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट बना दिया, टेररिज्म फैलाया। और ये टेररिस्ट जो तमाम अकाय आपके यहाँ घूमते रहते हैं आपके कंट्रोल में नहीं है।
आपको जो आपकी जो मिलिट्री है, जिस तरीके से उनको तमाम तरीके के जो आपके विघटनकारी तत्व हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए, नहीं कर पा रहे हैं। आप पीपल के एस्पिरेशन को नहीं मीट, तो आप कौन से अचीवमेंट की बात कर रहे हैं? आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ है नहीं। आपका वर्ल्ड में कहाँ आपकी रैंकिंग है? किसी भी, या आप स्टेट पे आ जाइए, चाहे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, किसी भी आप लेवल पे आप बात करके देख लीजिए, आप कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आपको विश्व में कोई चर्चा नहीं होती है एक्सेप्ट मिडिल ईस्ट में, जिसमें आप उनके सामान उठाने का काम करते हैं, उनके लिए छोटे ग्रेड का काम करते हैं, लेबर फोर्स का काम करते हैं, वहां जरूर आपको थोड़ी रियायत मिलती है। और साथ में एक मुस्लिम ब्रदरहुड में आपको थोड़ी रियायतें जरूर मिलती हैं, वो भी कुछ एक कंट्री से, सारे आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो असीम मुनीर के स्टेटमेंट को बहुत महत्व देने की बात नहीं है। वो हमेशा आग में घी डालने का काम करते हैं, अपनी भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। कभी जगलर वेन बोलते हैं जेएनके को, कभी धर्म के आधार पे अपने देश को रूल करना चाहते हैं। ये सब देखिए प्रिमिटिव मेथड है कंट्री को रूल करने के लिए। जब आप आर्थिक बदहाली को से निकल नहीं सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, जनता सड़कों पे आ जाती है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इन्फ्लेशन हाई है, तो आप इस तरीके के बयान देके आप लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो ओवरऑल इसमें कोई तथ्य नजर नहीं आता। पाकिस्तान हमेशा से इसी स्टेट में रहेगा। असीम मुनीर आज है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान इस गर्त से निकलता हुआ नहीं दिख रहा। और वजह उसकी यह है कि कहीं न कहीं वहां पे एक क्वासी डिक्टेटरशिप चल रही, मिलिट्री रूल चल रहा। अब तो उन्होंने इसको लेजिटिमाइज भी कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके। तो पाकिस्तान एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जहां पे मार्शल लॉ लगा ही रहेगा, लोगों के राइट्स कब किए जाएंगे और जो बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। जिस तरीके से प्रोटेस्ट होगा उसके ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल, और धर्म के नाम पे कि वो सपना अचीव कर रहे हैं, धर्म के नाम पे, मुस्लिम वर्ड के ब्रदरहुड के नाम पे, वो इस तरीके के बयान तक ही सीमित रह जाएगा। इसमें कोई तथ्य नजर नहीं आता है रोहित जी मुझे। राइट सर, कोई तथ्य नजर नहीं आता है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आसिम मुनीर जो हैं वो एक तरीके से धार्मिक यूज करके, धर्म का यूज करके अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं, जैसे कि जियाउल हक ने किया था। इसमें तथ्य बहुत तगड़ा है, लेकिन एक चीज के सऊदी से जो अभी अलायंस हुआ था उसके काउंटर में बोल लीजिए, जो बोल लीजिए, यूएई के प्रेसिडेंट अभी इंडिया आए, सिर्फ 2 घंटे के लिए आए। मीटिंग जितनी चलनी थी उससे ज्यादा लंबी चली। इसका मतलब बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग थी, बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग। और विक्रम मिस्री साहब ने बोला भी कि डिफेंस की बातचीत हुई और बड़ी बड़ी अच्छी बातचीत हुई। तो एक मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का भाई बनता है, ईरान पे अपनी जमीन दे करके, अपनी एयर स्पेस दे के हमला करवाना चाह रहा है, तो इस्लाम में कहां जीत रहा है? और एक और मुस्लिम कंट्री वो इंडिया से दोस्ती कर रहा है, इंडिया से डिफेंस पैक्ट करता दिख रहा है। इनकी एक डिफेंस, एक इस्लामिक नेटो, और इस्लामिक नेटो के बदले में एक सेक्युलर नेटो, इंडिया और एक मुस्लिम कंट्री यूएई। तो क्या इससे डर रहे हैं या? देखिए, मेरा मानना है जो मुस्लिम वर्ल्ड आप बोलते हैं पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं है, वो भी डिवाइडेड है। एक दो कंट्री में ये बैगिंग बॉल लेके जाते हैं तो वो उनकी आर्थिक मदद कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लेबर फोर्स वहां पे काम करता है और उनको भी अपना एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनके पास अफरातन पैसा, तो वो मदद के तौर पे इनकी कर देते हैं सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे। लेकिन वो पाकिस्तान के साथ खड़े, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ऑफ सिंदूर के समय सऊदी अरबिया का, तो उस समय इनकी ये डील साइन हो रखी थी, लेकिन वो सामने नहीं आया। उसका कोई भी किसी भी तरीके से उसने पाकिस्तान के एक्शन को सपोर्ट नहीं किया। टर्की ने जरूर पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए, तमाम तरीके के मदद पहुंचाई, लेकिन सऊदी अरेबिया उसमें नहीं था। तो मिडिल ईस्ट का सपोर्ट पाकिस्तान के पास नहीं है, ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। और हिंदुस्तान की पैठ मिडिल ईस्ट में अच्छी है। जहां तक देखिए यूएई के जो हिंदुस्तान आए, डिफेंस की बात हुई, ये सारी चीजें यमन में जो फॉरेन फैक्शन है उसमें कई सारे ग्रुप हैं। उसमें एक ग्रुप को सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया और दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करता है यूएई, और ये दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। लिहाजा इसी वजह से यूएई और सऊदी अरेबिया में तनातनी है। सऊदी अरेबिया के पास तमाम तरीके के मिलिट्री बेस, अमेरिका के बेसेस है, यूएई में भी बेसेस हैं, लेकिन जब इस तरीके के फैक्शनल ग्रुप आमने सामने आते हैं जो कि दो डिफरेंट कंट्री द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, तो दोनों में आपसी देखिए वो खिंचाव सा आ जाता है। इसी दौर से यूएई और सऊदी अरेबिया गुजर रहा है। अब जब हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान की एक साख है विश्व में, हिंदुस्तान के डिफेंस प्रोडक्ट, हिंदुस्तान की मिसाइल, हिंदुस्तान के ब्रह्मोस, हिंदुस्तान के आकाश, जितने भी मिसाइल प्रोग्राम है वर्ल्ड में चीपेस्ट हैं। इससे अगर कोई डिफेंस डील यूएई के साथ साइन होती है तो वो एक हो सकता है डिफेंस का मार्केट हिंदुस्तान में देखने आए हो,
किस तरीके की हथियारों की इनकी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से वो अपने को डिफेंस में और पुख्ता करना चाहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट हो, और किस तरीके से वो अपने एलाइज को सपोर्ट करना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में, इस पे भी व्याख्या हो सकती है, इससे भी बातचीत हो सकती है। देखिए कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में एक बड़ा टर्मोइल सा है। ईरान जब तमाम प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता था वो इस स्थिति में है नहीं। ये यमन की स्थिति जो है, नॉर्थ यमन में हुतीस का पूरा वर्चस्व है, लेकिन उसके कई सारे फैक्शन हैं। इन फैक्शन ग्रुपों को सऊदी अरेबिया बैक करता है, यूएई बैक करता है, और ये आपस में टकराते रहते हैं। तो हिंदुस्तान की जो पहुंच मिडिल ईस्ट में है, एक तो हिंदुस्तान उनसे ऑयल खरीदता है, तमाम तरीके के ट्रेड है, हमारा एक बहुत बड़ा डायस्पोरा वहां पे भी है, और साथ में जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट है वो एग्जॉर्बिटेंट प्राइस में अमेरिकन या नाटो के हथियार खरीदते हैं। उस मार्केट की को भरने के लिए हिंदुस्तान आगे आ सकता है, इसके तहत जरूर बात हुई होगी। और किस तरीके से उनकी जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट है, जो सस्टेनेबिलिटी है, मिडिल ईस्ट का भाग होके वहां पे रह के कैसे अपने आप को डिफेंस में सेल्फ सस्टेनिंग बनाया जा सकता, उस मॉडल को समझने के लिए, उसकी मदद के लिए, उसके लिए हार्डवेयर के लिए इस तरीके की मीटिंग हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो इस स्टेज में ही नहीं है। पाकिस्तान आपको सिर्फ एक चीज के लिए हमेशा मदद करता है मिडिल ईस्ट में, वो है उनका न्यूक्लियर वेपन। वो उन्होंने एक प्रोग्राम के तहत न्यूक्लियर वेपन बना लिया और उसी का ढिढोरा पूरे मिडिल ईस्ट में पीटता है। इसी के तहत ये डील हुई। और जो टर्की जो घुसा हुआ है इस डील में, टर्की कहीं ना कहीं पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी टेक्नोलॉजी बेचता है। वो नाटो का सदस्य है, तमाम तरीके की जो वहां पे टेक्नोलॉजी, डिफेंस की जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस, क्योंकि वो यूरोप के तमाम तरीके की सहूलियतें उसको मिलती हैं, तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती हैं, और वो एडवांस स्टेज में उसको वो कैपिटलाइज कर रहा है। तो इस तरीके से वहां का डायनेमिक्स अभी बदलता जा रहा है। जिस तरीके से ईरान में टर्मोइल है, जिस तरीके से इजराइल को तमाम मुस्लिम वर्ल्ड सस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं, ये देखिए उस समय और उभर के रोहित जी सामने आए जब इजराइल ने कतर पे स्ट्राइक किया, कहा कि आप क्या हमास के लीडर हैं। ये बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था। इससे पूरे पूरे अरब वर्ल्ड में एक सस्पिशन हुआ इजराइल को लेके। आप मित्र देश बोलते हैं, आप बोलते हैं नॉन कमिटल है, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट, कतर, इन सब में मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के, लेकिन येट इन्होंने इजराइल ने वहां पे एयर स्ट्राइक की। क्यों स्ट्राइक की? इसकी वजह से लोग आज की डेट में इजराइल को सस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं और अपने अपने डिफेंस को बढ़ाने में जुटे हुए हैं, और वो अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। लिहाजा इस कमी को पूरा करते हुए दो देश नजर आते हैं, एक हिंदुस्तान और एक चाइना। चाइना को अगर वो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो एक डिफरेंट कैनोटेशन होता है। हिंदुस्तान आज की डेट में चाइना के कंपैरिजन में हिंदुस्तान की साख ज्यादा है। हिंदुस्तान के जो इक्विपमेंट है, जो डिफेंस प्रोडक्शन है, वो ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा कॉम्पिटेटिव प्राइस में, लिहाजा इस तरीके की डील होना संभव है। लेकिन पाकिस्तान इस पूरे चेस गेम में बीट होता हुआ इसलिए नजर आ रहा है कि वो क्लेम तो बड़े ऊंचे ऊंचे करता है, ना तो डिलीवरी कर पाता है, ना खड़ा हो पाता है, ना उसकी विश्व में साख है, ना वो इकोनॉमिकली इस चीज को सस्टेन कर सकता है। हिंदुस्तान देखिए दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री हो रखा है और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के वर्ज पे है। इतनी बड़ी पावर आज की डेट में अमेरिका और चाइना के बाद कोई देश वर्ल्ड में डिक्टेशन दे सकता है, वो है हिंदुस्तान। किसी भी ग्रुप ऑफ नेशन में देख लीजिए, हिंदुस्तान की अलग से है। लिहाजा हिंदुस्तान की तरफ मिडिल ईस्ट कंट्री और स्पेशली यूएई का आना एक बड़ा नेचुरल सा इंस्टिंक्ट दिखता है, और हिंदुस्तान हमेशा से बगैर किसी भेदभाव के एक न्यूट्रल होते हुए अपनी विदेश नीति को परस्यू करता है। और इस तरीके की जो देश जिनकी डिफेंस की रिक्वायरमेंट एग्जॉर्बिटेंट प्राइस में वेस्टर्न कंट्री पूरा करते हैं, उस गैप को फिलअप करने के लिए हिंदुस्तान तैयार रहता है। लिहाजा इस तरीके के आगे और भी देखिए एमओयू साइन होंगे मिडिल ईस्ट कंट्री में, और एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको हिंदुस्तान कैप्चर करेगा बगैर किसी मैलाफाइड इंटेंशन के। yes, अभी 3 हफ्ते पहले 26 दिसंबर को यही प्रेसिडेंट साहब पाकिस्तान में बैठे थे और उसके बाद इंडिया आए हैं। कहीं आपको कुछ लग रहा है खतरे की घंटी पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान तो डरा हुआ है। पाकिस्तान ने ये डायलॉग भी आसिम मुनीर का इसीलिए आया क्योंकि उन्हें पता था कि यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे हैं और शायद एक इंफॉर्मेशन होगी कि कुछ इस तरीके की डिफेंस डील हो सकती है, तभी तो ये डायलॉग दिया गया अपने लोगों को समझाने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए। लेकिन यूएई के प्रेसिडेंट पाकिस्तान की विजिट के बाद इंडिया विजिट कर रहे हैं और इस तरीके की इंपॉर्टेंट विजिट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर वहीं पहुंचे एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए। 2 घंटे की विजिट थी। ऐसे डायलॉग सिर्फ डर के टाइम पे आते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं। तो पाकिस्तान के एंगल से आपको क्या लगता है इसमें?
देखिए आज की डेट में रोहित जी मल्टीलैटरलिज्म का जमाना है, मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ विश्व चल रहा है। एक कंट्री तमाम देशों के साथ संपर्क में रहते हैं और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन और इस तरीके की मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। इससे अचंभित होने की बात नहीं। यूएई जरूर पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से उनके अलग बायलैटरल रिलेशन है, जिसमें बहुत बड़ा मैन पावर उनके कंट्री में काम करता है, तमाम तरीके के लेबर फोर्स, वर्क फोर्स वहाँ काम करती है। लेकिन यूएई पाकिस्तान से किसी तरीके के डिफेंस डील करेगा या किसी तरीके के इकोनॉमिक डील करेगा या किसी तरीके से बराबरी के लेवल बात करेगा, वो हैसियत पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे वो डेफिनेटली आए होंगे और उन्होंने देखा होगा कि किस चीजों का हम एक्सप्लॉयटेशन, किस चीज को हम यहाँ से इंपोर्ट करके सस्ते दामों में यूएई ले जा सकते हैं। क्योंकि यूएई देखिए पिछले 5-6 दशकों पहले देखिए यूएई एग्जिस्ट नहीं करता था, करता भी था तो वहां डेवलपमेंट नहीं था। किस रैपिड तरीके से वहां पे डेवलपमेंट हुआ और इसका श्रेय कंप्लीट साउथ एशियन कंट्री को जाता है, क्योंकि कंप्लीट वर्कफोर्स यहां से गई और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की लेबर फोर्स का रहा है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। तो इस तरीके की जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, जो चीप लेबर की रिक्वायरमेंट है, जो लो लेवल के वर्क है, उसके लिए डेफिनेटली वो आए होंगे। हो सकता है कोई डील की हो, नहीं कहा जाए। जहां तक देखिए डिफेंस का सवाल है, मदद वो देश करता है जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, जहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ और जहां का सेल्फ डिफेंस का प्रोडक्शन हो। पाकिस्तान क्या डील कर सकता है एक्सेप्ट न्यूक्लियर वेपन का, और तमाम जो चाइनीज हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर, वो आप ये मदद इनडायरेक्टली कर सकता है। लेकिन चाइनीज हार्डवेयर आज की डेट में सस्ते हैं, वो टाइम पे प्ले अप नहीं करते हैं, ये पूरे विश्व में साबित हुआ है। लिहाजा जो डील हुई होगी, वो मेरा मानना है कि वो पाकिस्तान अपने फेवर में तमाम तरीके के एड लेने के लिए उन्होंने कुछ लुभावने ऑफर दिए होंगे। जहां तक डिफेंस डील का सवाल है, जिस तरीके से हिंदुस्तान में विजिट हुई रोहित जी, ये डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि ये इकोनॉमिक डील नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल डील नहीं है, ये डिफेंस की डील है। क्योंकि जो हालात मिडिल ईस्ट में आज की डेट में, जिस तरीके से सऊदी अरेबिया और यूएई में जिस फैक्शनल ग्रुप जो यमन में लड़ रहा, उसके लिए दोनों में तलखियां आई हैं, वो अपनी अपनी नीड को बैलेंस कर रहे हैं। एक तरफ सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से डील किया, तो नेचुरली यूएई पाकिस्तान के खेमे में नहीं जाएगा, वो हिंदुस्तान की तरफ देखेगा। क्योंकि हमारी प्रॉक्सिमिटी है, 3-4 घंटे की फ्लाइट, एक आपने अरेबियन सी को पार किया और आप यूएई पहुंचे। तो इस तरीके का जब एक क्लोजनेस होती है, ज्योग्राफिकल लोकेशन की पे महत्व होता है, तो हिंदुस्तान उसमें बिल्कुल खरा उतरता है। और हिंदुस्तान की रेपुटेशन है, हिंदुस्तान का एक अस्तित्व है, हिंदुस्तान की एक साख है पूरे विश्व में, उसके तहत ये डील हुई। और ये अगर आप समझ रहे हैं कि वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को एक ही डील के लिए ल्योर कर रहा है, तो मैं इसको नहीं मानता हूं। दोनों की जो लेवल है वो अलग अलग है। हिंदुस्तान एक अलग लेवल पे ऑपरेट करता है। और एक चीज, मल्टीलैटरलिज्म पे जब हम बात करते हैं, तो कई ऐसे फोरम है जिसमें आप अमेरिका से भी डील करते हैं, फिर रशिया से भी डील करते हैं, चाइना से भी व्यापारिक संबंध रखते हैं और एक रीजनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो हिंदुस्तान ने बड़े ओपन तरीके से अपने फॉरेन पॉलिसी को आगे परस्यू किया है। इसके तहत देखिए यूएई भी हमारे खेमे में है, एशियन कंट्री भी हमारे साथ हैं, यूरोपियन नेशन के साथ हमारी ट्रेड डील देखिए, यूरोपियन यूनियन के हेड आने वाले, उनके साथ ट्रेड डील होने वाली, अमेरिका के भी साथ ट्रेड डील एक बड़े एडवांस स्टेज में, वो कब मेटलाइज होगा ये समय बताएगा। लेकिन इस तरीके से हमारी एक साख है, इसको हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और ये क्रेडिट जाता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, जिन्होंने एक अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लगा रखी है। और एक जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और जिस तरीके के हम किसी बगैर मैलाफाइड इंटेंशन के लोगों की मदद करते हैं, और जो हमारे ट्रेड डील है वो एक बड़े नीट प्लेटफॉर्म पे होता है, उसमें कोई एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इससे विश्व प्रभावित होता है। और इसी से देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया, उसमें हिंदुस्तान को इन्विटेशन दिया। तो एक अलग लेवल पे हम ऑपरेट करते हैं, ये काबिले तारीफ है, और यही हिंदुस्तान की साख है पूरे विश्व में। राइट, ये हिंदुस्तान की साख है पूरे विश्व में। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। पाकिस्तान की बहुत सारी और खबरें भी हैं हमारे पास, एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। ओके, जय हिंद रोहित जी।